हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता। आप लोगों को कल से मैंने इकोनॉमिक्स क्लास 9th का क्लास शुरू किया है। कल हमारा पहला दिन था और आज ये दूसरा दिन है। कल ही हमने चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी शुरू की थी, जिसमें हमने पालमपुर गांव की विशेषताएं और उत्पादन के 4 कारक श्रम, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पालमपुर गांव में जो खेती होती है, किस प्रकार की खेती होती है, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि पालमपुर गांव में जो खेती होती है वो किस प्रकार की खेती होती है, उसके कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमें क्या पता चल रहा है कि भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर है। कहीं पर भी अगर हम देखेंगे तो भूमि जो है वो स्थिर ही होती है। जैसे अगर हम अपने गांव की बात करें या हम अपने शहर की बात करें तो वहाँ जो भूमि रहती है वो परमानेंट होती है, उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं होती है, वो एक परमानेंट जगह होती है। हमें उसी भूमि में जो है कि अगर हम खेती करते हैं तो हमें अपने रहने के जगह को छोटा करना पड़ता है, और अगर हम ज़्यादा जगह पर रहते हैं तो हम उसी भूमि को और छोटा करके खेती करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार बताया जा रहा है कि भूमि जो है वो स्थिर है। यदि भूमि हमारे पास, मान लेते हैं कि इतनी बड़ी हमारी भूमि है, तो हम इसी का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए करेंगे। अगर हम इतने बड़े पार्ट में रह रहे हैं तो हम इसमें खेती करेंगे, और अगर हम इतने बड़े पार्ट में रह रहे हैं तो हम इतने बड़े एरिया में खेती करेंगे। मतलब ये भूमि का जो ये टुकड़ा है ये हमारा स्थिर रहता है। इसमें हम जिस भी तरीके से काम करना चाहें अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब पालमपुर गांव की बात की जाए तो उसकी भूमि भी स्थिर है। मतलब जो भूमि दी गई है वो उतनी ही भूमि में खेती करते हैं और उसी भूमि में रहते भी हैं। देखते हैं खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया। उत्पादन, पालमपुर गांव में सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन का कोई स्रोत है तो वो क्या है? खेती। मतलब वहाँ ज़्यादातर क्या होते हैं? अनाज उपजाए जाते हैं। 75% लोग जीविका के लिए निर्भर हैं। गांव में अगर मान लेते हैं कि 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 75 लोग किस काम को करते हैं? वो काम किसको करते हैं? खेती करने का काम करते हैं। उनमें से कुछ किसान हैं और कुछ श्रमिक है। कुछ किसान हैं जो कि अपने खेतों में काम करते हैं, फसल उपजाते हैं, और कुछ है जो कि श्रमिक है, उन खेतों में काम करते हैं, दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं। उसके अलावा क्या देख रहे हैं? खेती में प्रयुक्त भूमि स्थिर होती है। बिल्कुल सही बात है। जो भूमि हम लोग खेती के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो स्थिर ही होती है। अगर भूमि इतनी बड़ी है तो हम इतनी ही बड़ी भूमि का खेती के लिए उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगल बगल के शहर की भूमि जो है अपनी खेती के लिए ले लेंगे। नहीं, हमें ये भूमि दी गई है, हमारे पास ये भूमि, हम इसी में खेती करेंगे। तो खेती में प्रयुक्त भूमि कैसी होती है? स्थिर होती है। फिर क्या देख रहे हैं कि 1960 ईस्वी तक, अगर हम देखें 1960 ईस्वी तक गांव में कुछ बंजर भूमि थी। 1960 ईस्वी तक में जो गांव में कुछ बंजर भूमि थी उसे गांव के लोगों ने क्या किया? कृषि योग्य भूमि बना लिया। मतलब उस बंजर भूमि पर मेहनत करके किसान ने उसे खेती करने योग्य बना लिया। फिर क्या देख रहे हैं? कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। मतलब जब उन लोगों ने ये खेती करने योग्य बंजर भूमि को भी खेती करने योग्य बनाया तो उसमें उन लोगों का उत्पादन कुछ बढ़ा था। मान लेते हैं कि इतनी बड़ी भूमि गांव की थी, उसमें से पहले लोग इतने बड़े एरिया पर खेती करते थे और ये कुछ बंजर भूमि थी, इसे भी लोगों ने खेती करने योग्य बना लिया। और अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब इसमें ये जो पूरी भूमि है वो पूरी भूमि पर काम शुरू हो गया। तो अब इस भूमि को बढ़ाने की और कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये हमने देखा पहला फैक्टर कि पालमपुर गांव में जो खेती होती है वहाँ भूमि कैसी है? वो भूमि जो है स्थिर है। उसे जो मात्रा, मतलब जितना बड़ा भूमि दिया गया है वो
उसी भूमि में काम करते हैं, उसी भूमि में खेती करते हैं। 1960 के दशक में जो है उन्होंने बंजर भूमि को कुछ कृषि योग्य भूमि बनाया था। अब दूसरा हम क्या देख रहे हैं, पैदावार बढ़ाने का तरीका। मतलब क्या जो इतना बड़ा भूमि है, क्या हम इस भूमि में कुछ ऐसा टेक्निक लगा सकते हैं कि जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजा सकते हैं। तो वही अब हम लोग देखेंगे कि पालमपुर गांव के लोगों ने किस तरीके से इस क्षेत्र में काम किया। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि बरसात के समय में उन्होंने खरीफ फसल ज्वार और बाजरा बोया। ठीक है, बरसात के दिनों में उन्होंने क्या बोया, खरीफ फसल बोया, ज्वार और बाजरा एक फसल उन्होंने ये बोया। ठीक है, फिर जैसे अक्टूबर और दिसंबर का समय आया तो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में उन्होंने क्या बोना शुरू किया, क्या लगाया अपने खेतों में, आलू लगाया। इस तरीके से उन्होंने दूसरी फसल यहाँ पर लगाई। फिर क्या देख रहे हैं, ये सर्दी का मौसम जब आया तो उन्होंने रबी की फसल लगाई। मतलब क्या लगाया, गेहूं लगाया। इस तरीके से वो एक ही खेत में कभी ज्वार बाजरा लगा रहे हैं, फिर ज्वार बाजरा के बाद उन्होंने आलू लगाया, फिर वो आलू के बाद फिर उन्होंने क्या लगाया है, गेहूं लगाया है अपनी भूमि पर, अपनी दी हुई भूमि पर। और भूमि का कुछ भाग उन्होंने किस लिए उपयोग किया है, गन्ने की खेती के लिए भी उपयोग किया है। सब में लगाने के बाद भी गन्ने की खेती भी साथ ही साथ भूमि पर करते हैं वो लोग। और वो क्या होती है, गन्ने की फसल साल भर में एक बार काटी जाती है, तो इसलिए जो है कि गन्ने भी वो लगाते हैं। और क्या बोलते हैं, जब वो गन्ने की खेती हो जाती है उसके बाद वो उन गन्ने का क्या करते हैं, वो जो है कच्चे माल के तौर पर जो है वो देते हैं व्यापारियों को। साथ ही साथ गुड़ भी बना करके शाहपुर जो निकट का एक कस्बा था, उस शाहपुर के व्यापारियों को बेचते हैं। इस तरीके से भी वो कुछ धन कमाते हैं। किसान जो है कि इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, ज्वार बाजरा देख रहे हैं, आलू भी देख रहे हैं, साथ ही साथ गेहूं भी देख रहे हैं और कुछ गन्ने की खेती भी कर पा रहे हैं। इस तरीके से वो एक ही खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फसल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से जो है कि कुछ फसल का उपभोग वो खुद करते हैं और कुछ जो है कि बाज़ार में जा कर के, जैसे रायगंज की मंडी थी और शाहपुर के व्यापारियों को बेचकर कुछ मुनाफा कमाते हैं। फिर अब क्या देख रहे हैं, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। एक साल में, पूरे एक वर्ष में किसी एक भूमि पर, ये मान लीजिए ये भूमि है, इसी में हम एक से ज़्यादा फसल, मान लीजिए कभी ज्वार लगाया, कभी आलू लगाया, गेहूं लगाया या गन्ना लगाया, इस तरीके से करके एक से अधिक फसल अगर हम एक साल में एक भूमि पर उगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुविध फसल प्रणाली। उसे क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली। ये पैदावार किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, ये कुछ बताया गया पालमपुर गांव में। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक वर्ष में जो है कि 3 अलग अलग फसल बोई जाती है। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं कि एक वर्ष में ये लोग 3 अलग अलग फसल कैसे बो पा रहे हैं, तो एक वर्ष में ये लोग 3 अलग अलग फसल इसलिए बो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बिजली की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और सिंचाई के लिए भी वो अच्छे साधन यूज़ कर पा रहे हैं। कुएं भी हैं उनके पास नलकूप भी है, वो बिजली का भी उपयोग करके सिंचाई कर पा रहे हैं, इसीलिए वो एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा फसल एक भूमि पर उगा पा रहे हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तो किस तरीके से पैदावार बढ़ा सकते हैं। अब हम पालमपुर गांव में देखेंगे कि 1960 के दशक के आसपास की खेती कैसी हुआ करती थी पालमपुर गांव में। सबसे पहले हम देख लेते हैं पालमपुर गांव, अगर 1960 ईस्वी की बात की जाए, उस समय किस प्रकार की खेती थी। भारत उस समय बहुत ज़्यादा विकसित हुआ नहीं था। उस वक्त ज़्यादातर पारंपरिक
टेक्निक्स, पारंपरिक जो मेथड्स होते थे, पारंपरिक सोच के अनुसार, पारंपरिक तरीक़ों से, ढंग से वो खेती किया करते थे। अब जैसे पारंपरिक ढंग में क्या में अगर बात की जाए बीजों की, तो बीज जो है वो पुराने बीजों की पिछले साल जो फसल उगाए गए थे उसमें से ही वो कुछ बीज रखते थे, जिससे वो अगले साल फिर से खेतों में लगा करके नई फसल उगाते थे। और उसमें खाद के नाम पर अगर देखा जाए तो वो गाय का गोबर डालते थे, या फिर ये सब पत्ते या किचन का जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता था उन सबको सड़ा गला करके जो खाद बनाते थे वो प्राकृतिक खाद अपने खेतों में डालते थे। तो वो पुराने बीज और वो प्राकृतिक खाद से जो होते थे कि उन्हें सिंचाई करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन उनसे नुकसान क्या होता था कि फसल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो नहीं पाती थी। फसल जितनी अच्छी एक्सपेक्ट करते थे, जितनी अच्छी किसानों को ज़रूरत होती थी, उतनी अच्छी फसल वो लोग निकाल नहीं पाते थे। उतनी वो पारंपरिक तरीके से हल बैल से वो खेत जोता करते थे, वो तो उन सब का यूज़ करके उन्हें अच्छी पैदावार नहीं होती थी। अब देख रहे हैं कि जब 1960 के दशक के मध्य तक अगर बात करें हम लोग, तो वही मैं बता रही थी, पारंपरिक बीजों से खेती होती थी, उसमें सिंचाई कम लगती थी, उसमें गोबर और प्राकृतिक खाद डाले जाते थे खेतों में। उससे क्या होता था कि उपज कम होती थी, खेतों में उपज कम होती थी। और 1960 दशक के अंत में ये पारंपरिक बीज कब तक चला, ये पारंपरिक तरीका कब तक चला? 1960 के दशक के मध्य तक। और जब 1960 का दशक जब ख़त्म होने को आया, तब उस वक्त क्या आया हमारे देश में आया ये हरित क्रांति। ये हरित क्रांति आई हमारे देश में, जो अपने साथ क्या लेकर के आई? HYV सीड्स या बीज। HYV सीड्स क्या होते हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा बीजों बहुत ज़्यादा उत्पादन देती है, जिसे हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, ये वही है। तो HYV बीज जो होते हैं वो हमारे देश में किस रूप में आया? सबसे पहले शुरुआती दौर पे आया गेहूं और चावल के रूप में। कब आया? 1960 के दशक के अंत में HYV बीज हमारे देश में आई। और इसे सबसे पहले कहाँ उपयोग किया गया? अगर भारत में देखा जाए तो इसे सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये हरित क्रांति जब हमारे देश में 1960 के दशक के अंत में आई और अपने साथ ये उन्नत बीज लेकर के आई, HYV बीज लेकर के आई, वो भी किन चीज़ों के? गेहूं और चावल के। तो जब किसानों को ये बीज मिलने लगे, HYV बीज मिलने लगे, तो उन्होंने वो बीज अपने खेतों में बोना शुरू कर दिया। और उन बीजों में क्या था कि उन बीजों को सींचने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती थी। जैसे पारंपरिक में अगर देखें तो कम पानी में भी सिंचाई हो जाती थी, लेकिन ये HYV बीज जो थे उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा लगती थी, उसे बार बार ज़्यादा सींचना पड़ता था। साथ ही साथ रासायनिक खाद, जो कि पहले गोबर और प्राकृतिक खाद हुआ करते थे, नहीं, अब रासायनिक खाद जैसे यूरिया, पोटाश, इन सब टाइप के खादों की आवश्यकता, रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ने लगी उत्पादन करने हेतु। और साथ ही साथ कीटनाशकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि फसल को कीड़े मकोड़ों से, उसमें जो कीट पतंगे लग जाते हैं जो फसल को नष्ट कर देती है और पैदावार ख़त्म कर देती है, उसे बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? कीटनाशकों का। तभी से हमारे देश में HYV सीड्स आए, बीज आए, और साथ ही साथ रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रचलन शुरू हुआ। उससे क्या फ़ायदा मिला कि अधिकतम उपज हुई। पालमपुर गांव में जो 1960 के दशक के मध्य में ये पारंपरिक तरीके से खेती करने के बाद जो उपज होती थी वो 1300 किलोग्राम गेहूँ हुई थी।
हुआ करती थी। लेकिन वही जब HYV बीज के साथ शुरू किया गया खेती करना तो उनकी उपज कितनी हुई, 3200 किलोग्राम। ये देखिए, ये डिफरेंस देखिए, ये कितनी ज़्यादा डिफरेंस हुई। ये इसलिए हो पाई क्योंकि अच्छी बीज लाई गई और उन्हें रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग करके उपजाया गया। साथ ही साथ तब फिर हमारे देशों में धीरे धीरे हल बैल की तो खेती होती थी, साथ ही साथ कहीं कहीं अच्छे जहाँ के किसान थोड़े, जिन राज्यों के किसान धनी थे वहाँ ट्रैक्टर वगैरह की से भी खेती होनी शुरू हो गई थी। खेत को जोता जाना शुरू हो गया था धीरे धीरे करके। तो इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि जब पारंपरिक तरीके से खेती होती थी तो उसकी उपज कितनी थी, और जब हरित क्रांति आई उसके बाद जब उन्नत बीजों HYV बीजों के साथ जब खेती होने लगी तो कितनी उपज होने लगी, ये हम देख सकते हैं। 1300 किलोग्राम से बढ़ कर के वो 3200 किलोग्राम हो गए। और उसके बाद किसान क्या कर सकते थे, इनका अपने परिवार को खिलाने के लिए अपने पूरे साल भर में जितने फसल अपने उपभोग के लिए आवश्यकता पड़ती थी उन्हें रख करके अन्य फसल जो हैं वो मंडी में जा कर के बेच देते थे और मुनाफा कमाते थे। तो आज हमने पालमपुर गांव में खेती के कुछ पॉइंट्स देखे हैं। अब कल फिर हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।